नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल पर बात करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल महत्वपूर्ण है। यह हिंदी साहित्य के इतिहास का चौथा काल माना जाता है। हिंदी साहित्य के पूर्ववर्ती तीनों काल यानी आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल में गद्य का उल्लेख और महत्व नहीं के बराबर है। आधुनिक काल में गद्य का महत्व अचानक बहुत बढ़ गया। गद्य का बहुत गहरा संबंध वैचारिकता से है। आधुनिकता गद्य में ही नहीं बल्कि पद्य में भी अभिव्यक्त हुई। भारतेंदु युग के बाद की कविता पर गद्यात्मक दबाव है। आजकल तो कविता की भाषा लगभग गद्य हो गई है। गद्यात्मकता का दबाव भारतेंदु युग से प्रारंभ हो गया था। आधुनिक काल में निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, आलोचना आदि विधाएं गद्य की विधाएं हैं। रीतिकालीन कविता में रीति, लय, संगीतात्मकता इत्यादि पर ध्यान दिया गया, लेकिन आधुनिक काल की कविता पर गद्यता का प्रभाव दिखाई देता है। आधुनिक काल की जब भी बात होती है तो सबसे पहले जिक्र आता है खड़ी बोली का, क्योंकि आधुनिक काल का साहित्य खड़ी बोली में लिखा गया। मुगल शासन काल के उत्तरार्ध में यानी उसके आखिरी दिनों में खड़ी बोली गद्य को फारसी रंग में ढालने का उद्योग बड़े पैमाने पर हुआ। यह बहुत कुछ स्वाभाविक भी था। सामान्य या असामान्य से ऊपर उठा हुआ और उठने का आकांक्षा जीवन के अनेक क्षेत्रों में उच्च वर्ग का अनुकरण करता है। भाषा से सामाजिक स्तर प्रकट करने का काम लिया जाता है। जैसे आजकल लोग प्रदर्शन की भावना से बीच बीच में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं, वैसे ही उस काल में लोग फारसी का प्रयोग करते होंगे। इससे खड़ी बोली की देसी शैली और तत्सम पदावली वाली शैली के समानांतर फारसी शब्दावली वाली उर्दू शैली का जन्म और विकास हुआ। उर्दू शैली के कारण धार्मिक नहीं, सांस्कृतिक और प्रशासनिक थे। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के हिंदी उर्दू अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट ने हिंदी और उर्दू दोनों में गद्य की पुस्तकें तैयार करवाई। इसी कॉलेज के लल्लू लाल ने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिकेतो उपाख्यान लिखा। इसके 2 वर्ष पूर्व सदा सुखलाल ने ज्ञानोपदेश की एक पुस्तक और हिंदी और उर्दू के प्रसिद्ध कवि इंसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी लिख दी थी। ये सारा लेखन 1803 ईस्वी के आसपास हुआ। आधुनिक खड़ी बोली के ये प्रारंभिक लेखक हैं। आइए अब हम इन सब के बारे में विस्तार से जानते हैं। मुंशी सदा सुखलाल नियाज, इनका जन्म 1746 ईस्वी को हुआ और मृत्यु 1824 ईस्वी को। ये दिल्ली के रहने वाले थे। ये उर्दू फारसी के भी लेखक थे। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक सुख सागर है और एक ज्ञान उपदेश वाली भी पुस्तक इन्होंने लिखी। इनकी भाषा सहज और परवाहमयी रही है। कथावाचकों, पंडितों और साधु संतों में प्रचलित शैली का प्रभाव इनकी खड़ी बोली के गद्य पर दिखाई देता है, लेकिन इस प्रभाव से इनकी भाषा की सहजता पर कोई आंच नहीं आई। खड़ी बोली के प्रारंभिक लेखकों में दूसरा नाम आता है इंसा अल्लाह खां का, जो उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने उदयभान चरित अथवा रानी केतकी की कहानी खड़ी बोली गद्य में लिखी। इनकी भाषा काफी अलंकृत, चटीली और मुहावरेदार रही। उन दिनों कहानी कहने या किस्सा गोई की कला काफी प्रचलित थी। इंसा अल्लाह खां के गद्य पर इस किस्सा गोई की शैली का प्रभाव दिखाई देता है। इनकी भाषा तो नागरों की है, किंतु शैली अलंकृत और चुलबुली है। गद्य के बीच बीच में पद्य जैसी तुकबंदी उन दिनों के उर्दू गद्य लेखन में मिलती रही। इंसा अल्लाह खां के लेखन का एक उदाहरण देखिए। यह कैसी चाहत जिसमें लहू बरसने लगा और अच्छी बातों को जी तरसने लगा। प्रारंभिक खड़ी बोली के 4 महत्वपूर्ण लेखक हैं। इनमें अगला नाम है लल्लू लाल जी का। इनका जन्म 1763 ईस्वी को हुआ और मृत्यु 1825 ईस्वी को। इन्होंने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर लिखा। अरबी फारसी के जो शब्द खड़ी बोली में घुल मिल गए हैं, उनका भी इन्होंने अपने गद्य में बहिष्कार किया। इनकी भाषा के विषय में शुक्ल जी का वक्तव्य है कि भाषा की सजावट भी प्रेम सागर में पूरी है। विरामों पर तुकबंदी के अतिरिक्त वर्णनों में वाक्य भी बड़े बड़े आए हैं और अनुप्रास भी यत्र तत्र है। मुहावरों का प्रयोग कम दिखाई देता है। चौथे लेखक हैं सदल मिश्र। इन्होंने भी लल्लू लाल जी की तरह फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए खड़ी बोली गद्य की पुस्तक तैयार की। इनकी पुस्तक का नाम नासिकेतो उपाख्यान है। इनकी भाषा में पूर्वीपन दिखाई देता है। ये आरा यानी बिहार के रहने वाले थे। इनकी भाषा बहुत कुछ व्यवहारोपयोगी रही। खड़ी बोली गद्य के इन चारों प्रारंभिक लेखकों में
मुंशी सदासुख लाल नियाज का गद्य अधिक व्यवस्थित और व्यवहार उपयोगी है। राम प्रसाद निरंजनी के भाषा योग वशिष्ठ की ही परंपरा में उनका गद्य है। इसके उपरांत गद्य का विकास करने में ईसाई मिशनरियों, शिक्षा प्रसार के लिए लिखी गई पुस्तकों, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और इस पूरे वैचारिक आंदोलन को प्रकट करने और आगे बढ़ाने वाली पत्र पत्रिकाओं का भी हाथ है। गद्य इस युग में एक आवश्यकता बन गया था। निसंदेह गद्य के इस विकास में छापे खानों की बहुत बड़ी भूमिका रही। छापे खानों के बिना इतनी अधिक संख्या में पुस्तकें मुद्रित नहीं हो सकती थी। पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशित होने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ साथ हिंदी उर्दू की भी पढ़ाई की व्यवस्था अंग्रेज सरकार ने की थी। इसके लिए पुस्तकों के प्रकाशन की व्यवस्था भी की गई। 1833 ईस्वी के आसपास आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसने कथासार नामक पुस्तक प्रकाशित करवाई। कथासार मार्समैन के प्राचीन इतिहास का अनुवाद था। 1840 ईस्वी में भूगोल सार और 1847 ईस्वी में रसायन प्रकाश छपा। इस तरह हिंदी गद्य में पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हो गया। विकास विरोध के बिना संभव नहीं होता। यह बात हिंदी गद्य के विकास पर भी लागू होती है। ईसाई धर्म के प्रचार का प्रभाव हिंदू जनता पर पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में हिंदू जनता को उस प्रभाव से बचने का उद्यम होना अनिवार्य था। इस तरह हिंदी गद्य में धार्मिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति का आरंभ हुआ। बंगाल में राजा राम मोहन राय इस कार्य में आगे बढ़े। 1815 ईस्वी में उन्होंने वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में अनुवाद प्रकाशित करवाया। 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने बंगदूत नामक पत्र भी हिंदी में निकाला। इसके 3 वर्ष पहले 1826 ईस्वी में कानपुर के पंडित जुगल किशोर ने हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड कलकत्ता से निकाला। यह विचित्र संयोग था कि हिंदी के प्रारंभिक समाचार पत्र हिंदी क्षेत्र में नहीं बल्कि वहां से बाहर कलकत्ता से प्रकाशित हुए। यह भी ध्यान देने की बात है कि राजा राम मोहन राय जैसे महान देशभक्त समाज सुधारक ने हिंदी गद्य का अखिल भारतीय महत्व समझा। हमें हिंदी के प्रथम समाचार पत्र के गद्य का नमूना अवश्य देखना चाहिए। जैसे यह उद्दंत मार्तंड अब पहले पहल हिंदुस्तानियों के हित के हेतु जो आज तक किसी ने नहीं चलाया, पर अंग्रेजी ओ फारसी ओ बांग्ला में जो समाचार का कागज छपता है उसका सुख उन बोलियों के जानने और पढ़ने वालों को ही होता है। इस तरह की भाषा उस समय के प्रथम समाचार पत्र के गद्य में देखने को मिलती है। समाचार पत्रों की भाषा संभवतः रूढ़ियों से मुक्त व्यवहार उपयोगी होती है। वह तत्कालीनता की अभिव्यक्ति करती है। उद्दंत मार्तंड की इस भाषा में ये सब गुण दिखाई देते हैं। 1845 ईस्वी में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने काशी में बनारस अखबार निकाला। इसकी लिपि देवनागरी थी, लेकिन भाषा उर्दू की ओर झुकी हुई थी। बनारस से ही 1850 में सुधाकर निकला। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1860 ईस्वी में आगरा से प्रजा हितैषी नामक पत्र निकाला। 1863 ईस्वी में आगरा से लोकमित्र पत्र निकला। 1867 ईस्वी में नवीन चंद्र ने ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। कहने का आशय यह है कि हिंदी क्षेत्र में वैचारिक विविधता का रूप पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सामने आने लगा। इससे हिंदी जीवन व्यवहार की भाषा के रूप में तेजी से विकसित होने लगी। 1837 ईस्वी में तत्कालीन संयुक्त प्रांत, जो कि अब उत्तर प्रदेश है, के सब दफ्तरों की भाषा उर्दू कर दी गई थी। इसका प्रभाव यह पड़ा कि शिक्षित होने का व्यवहार में अर्थ हो गया उर्दू दा होना, यानी उर्दू का ज्ञानी होना। हिंदी केवल धर्म कथा पुराणों को सुनने और सुनाने और स्त्रियों के लिए व्रत त्योहारों की भाषा बनकर रह गई। उर्दू के समर्थन में गारसद तासी और सर सैयद अहमद ने बहुत प्रयास किया। हिंदी के लिए उद्योग करने वालों में फ्रेडरिक पिंकॉट का नाम सदैव स्मरणीय रहेगा। शिक्षा विभाग के अधिकारी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद आरंभ में हिंदी के समर्थक थे, लेकिन बाद में वे उर्दू के पक्षधर हो गए। इस युग में राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश के गद्य अनुवाद के माध्यम से हिंदी का प्रांजल रूप लाकर उसका पक्ष सुदृढ़ किया। पंजाब के पंडित श्रीधरराम फिल्लोरी ने 1863 ईस्वी के आसपास अपने पांडित्यपूर्ण और निर्भीक व्याख्यानों और लेखों से हिंदी को बहुत सहारा दिया। इनका भाग्यवती उपन्यास हिंदी के प्रथम उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है, जो 1867 ईस्वी में
छपा। साहित्यकारों और संपादकों के अतिरिक्त समाज सुधारक भी हिंदी के पक्ष में कार्य कर रहे थे। इनमें एक और नाम आता है, वो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि गुजरात के रहने वाले थे। इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। इसके अनेक वर्षों पूर्व से वे घूम घूम कर वैदिक धर्म का प्रचार करते थे। उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश अपने समय को देखते हुए परिमार्जित हिंदी गद्य में लिखा। बंगाल में भी राजा राम मोहन राय ने हिंदी गद्य का उपयोग किया। इसी प्रकार पश्चिमोत्तर भारत के गुजराती भाषी स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी गद्य को अपने मत का प्रचार साधन बनाया। इस तरह से खड़ी बोली हिंदी गद्य का विकास हुआ। यह विकास नई चेतना के प्रसार का माध्यम भी था। इस चेतना का द्वाब केवल गद्य नहीं, पूरे साहित्य पे पड़ना अनिवार्य था। हिंदी साहित्य में इस नई चेतना का प्रवेश भारतेंदु युग में हुआ। वीडियो की इस सीरीज में हम आधुनिक काल के महत्वपूर्ण लेखकों और उनकी रचनाओं पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आधुनिक काल के सभी सोपानों यानी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, स्वतंत्रता उत्तर कविता आदि के विकास पर भी प्रकाश डालेंगे। इसलिए आप इस सीरीज के साथ बने रहिए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।